नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ चीफ लॉ असिस्टेंट से जुड़ी एमसीक्यू जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से संबंधित है। यह एग्जाम 16 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस एग्जाम के अंतर्गत 100 एमसीक्यू थे, जिसमें 50 लॉ पेपर से और 50 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस में जीए, रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस इंक्लूड थे। आज की वीडियो में लॉ पेपर से जुड़ी 50 एमसीक्यू है, तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, डीन रोस्को पाउंड किसके मुख्य समर्थकों में से एक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। प्रश्न 2 है, कोई महिला मातृत्व लाभ की हकदार केवल तभी होती है यदि उसने किसी प्रतिष्ठान में उसकी अपेक्षित प्रसव की तिथि से ठीक पिछले 12 महीने में कम से कम कितने दिनों की अवधि के लिए काम किया हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए काम किया हो। प्रश्न 3 है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की 68 से 72 तक की धाराएं किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, अनुबंध द्वारा बनाए गए संबंधों के समान कुछ संबंध अर्ध अनुबंध। प्रश्न 4 है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार यदि गोद लेने वाला व्यक्ति पुरुष है और उसने कन्या को गोद लिया है, तो दत्तक पिता की आयु गोद ली गई कन्या की आयु से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, प्रतिमा न्यायिक दायरे में आती है लेकिन उसे नाबालिग माना जाता है। प्रश्न 6 है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 31 के अनुसार कुछ करने या ना करने का अनुबंध यदि ऐसे अनुबंध के अनुषंगिक कोई घटना घटती है या नहीं घटती है, एक इसका उत्तर हो जाएगा समामिश्रित अनुबंध है। प्रश्न 7 है, परिसीमन अधिनियम 1963 के अनुसार बंधक अचल संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने का परिसीमा काल बंधक ग्राही के कब्जे के लिए हकदार बन जाने की तारीख से कितने वर्ष है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। प्रश्न 8 है, विशेष राहत अधिनियम 1963 की धारा 26 के अनुसार पक्षों की धोखाधड़ी या कपट से किसी संविदा या किसी लिखित में ना होने पर लिखितों की परिशुद्धि के लिए एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, वास्तविक अभिप्राय व्यक्त पर। प्रश्न 9 है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा बच्चों और वृद्ध माता पिता की देखभाल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, धारा 20। प्रश्न 10 है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 धनराशि के भुगतान के लिए डिक्री के क्रियान्वयन के दौरान गिरफ्तारी या सिविल कारागार में उसे रखे जाने का प्रतिषेध करती है। तो किसे प्रतिषेध करती है? तो महिला को। इसका उत्तर हो जाएगा महिला। प्रश्न 11 है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
3 मुकदमा द्वारा एकमात्र अधिकार। प्रश्न 12 है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की किस धारा के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण प्रत्यक्ष मालिक द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 41। प्रश्न 13 है साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 धारा 45। प्रश्न 14 है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1986 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत पंचायत के निर्णय के विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 धारा 34 के अंतर्गत। प्रश्न 15 है साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 18 के अनुसार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए कोई भागीदार फर्म का क्या होता है? तो फर्म का एजेंट होता है। प्रश्न 16 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख है कोई भी व्यक्ति अपने डैश या डैश से अर्थात जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपवादित ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जीवन व्यक्तिगत स्वाधीनता। प्रश्न 17 है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 मिथ्यू बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न 18 है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की कौन सी धारा औद्योगिक विवाद को परिभाषित करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 धारा 2K। प्रश्न 19 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सरकारी खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता। प्रश्न 20 है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न में से किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 धारा 32। प्रश्न 21 है साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 26 के अनुसार पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गए किसी अपराध की स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगी जब तक कि उसने अपराध की स्वीकारोक्ति साक्षात की उपस्थिति में नहीं ली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मजिस्ट्रेट के समक्ष। प्रश्न 22 है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2S के तहत कामगार के अर्थ में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्य करने वाला व्यक्ति। प्रश्न 23 है किस धारा में अदालत से बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है? इसे सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 389। प्रश्न 24 है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला 1993। प्रश्न 25 है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक वाद कहाँ में पेश किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला सबसे निचले स्तर की किसी सक्षम अदालत में। प्रश्न 26 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी के वारंट को कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भारत में किसी भी जगह। प्रश्न 27 है न्यायशास्त्र को सकारात्मक कानून का औपचारिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला T.E. हॉलैंड।
प्रश्न 28 है, डिक्री शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 धारा 2 में। प्रश्न 29 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 सहमति के सिद्धांत। प्रश्न 30 है, दिल्ली लॉ एक्ट मामला निम्न में से किस संबंध में पद प्रदर्शक मामला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रत्यायोजित विधि निर्माण से। प्रश्न 31 है, शब्द विधि सम्मत अपेक्षा का इस्तेमाल पहली बार 1969 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लॉर्ड डेनिंग। प्रश्न 32 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 के अनुसार सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई में अभियोजन किसके द्वारा अभियोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 लोक अभियोजक के द्वारा। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 10 दिसंबर 1948 के महत्व को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। प्रश्न 34 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की निम्न में से किस धारा में कहा गया कि जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई भी कार्य या कार्रवाई केवल उसके सदस्यों के बीच रिक्त विद्वान होने के कारण से अमान्य होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 धारा 29A। प्रश्न 35 है, विशेष राहत अधिनियम 1963 की निम्न में से किस धारा में कहा गया कि विशेष राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है, दंडात्मक कानूनों को लागू करने के उद्देश्य मात्र के लिए नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारा 4। प्रश्न 36 है, किसके अपकृत के मामले में देखभाल करने का कर्तव्य एक आवश्यक उपादान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 लापरवाही। प्रश्न 37 है, ए अग्नियास्त्र से लैस कुछ आदमियों को एक बिल्डिंग के आउटलेट में भेजता है और जेड से कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उस पर गोली चला देंगे। ए ने का आंसर हो जाएगा जेड को गलत तरीके से बंधक बना रखा है। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार सजा में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 देय राशि के देर से भुगतान के लिए अर्थदंड। प्रश्न 39 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार जिला फोरम के आदेश के खिलाफ अपील राज्य आयोग के समक्ष आदेश की तारीख से कितने दिनों के भीतर दायर की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। प्रश्न 40 है, परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार पर्याप्त कारण होने की स्थिति में डैश के अलावा किसी भी अपील या आवेदन की निर्धारित अवधि के बाद भी दाखिल किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 सिविल प्रक्रिया संहिता की नियम 21 के प्रावधानों के तहत आवेदन। प्रश्न 41 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जिसके द्वारा एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकती है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 7 या अधिक व्यक्ति द्वारा एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकती है। प्रश्न 42 है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1986 की धारा 7 के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। प्रश्न 53 है, बिना हानि के क्षति सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बिना कोई क्षति पहुंचाए कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना।
प्रश्न 44 है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 102 1999 में संशोधन के अनुसार धनराशि से संबंधित वाद में विषय का मूल्य डैश से अधिक नहीं होने पर दोबारा अपील नहीं होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25,000 रुपए से अधिक नहीं होने पर दोबारा अपील नहीं होगा। प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत का अवलंबन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्रश्न 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को अधिकथित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अनुच्छेद 78। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 किसी डिक्री का क्रियान्वयन उस डिक्री को पारित करने वाले अदालत या वह अदालत कर सकती है जिसके पास इसे क्रियान्वयन के लिए भेजा गया है। प्रश्न 48 है, परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार विधिक निर्योग्यता में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 सिद्ध दोषी। प्रश्न 49 है, भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी भागीदारों की सहमति से नाबालिग को भागीदार के लाभों के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। प्रश्न 50 है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद डैश के तहत उच्च न्यायालयों में समादेश रीट याचिका दायर कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर कर सकता है। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।